हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। तो आज हम क्लास में पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का सबसे अर्ली एंड मेजर पीरियड यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अराउंड 450 से 1066 तक रहा। यहाँ एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सीधा 450 मतलब प्रॉपरली 450 में शुरू नहीं हुआ था। ये अप्रोक्स मतलब कोई भी चीज़ है अचानक से शुरू या ख़त्म तो होती नहीं है, उसको टाइम लगता है शुरू होने में भी और ख़त्म होने में भी। इसलिए ये चीज़ याद रखनी है कि ये अप्रोक्स 450 टू 1066 तक चला था। इस लेक्चर के एंड तक हम कवर करेंगे कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, एंग्लो सैक्सन सोसाइटी और क्रिश्चियनिटी का क्या रोल था, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, बियोवुल्फ को क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है, और जो 4 मेजर पोइटिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वे कौन से थे, कैडमैन और सेनेवुल्फ कौन है, और ओल्ड इंग्लिश प्रोज में एल्फर्ड और बेदे क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। सो लेट्स बिल्ड द पीरियड स्टेप बाय स्टेप। ये शुरू करने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो 5th सेंचुरी के अराउंड ब्रिटेन में जर्मनिक स्पीकिंग ग्रुप्स का माइग्रेशन एंड सेटलमेंट हुआ, जो ट्रेडिशनली हम 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के नाम से पढ़ते हैं। वे 3 ग्रुप्स कौन से हैं? एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। तो इनके जर्मनिक लिंग्विस्टिक वेराइटीज के कॉन्टैक्ट और डेवलपमेंट से ब्रिटेन में ओल्ड इंग्लिश एमर्ज हुई। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट लिंग्विस्टिक पॉइंट है, ओल्ड इंग्लिश वॉज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज और ये हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज थी। हाईली इन्फ्लेक्टेड का सिंपल मीनिंग है कि ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स शो करने में वर्ड एंडिंग्स का इम्पोर्टेंट रोल था। इसी वजह से ओल्ड इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश का सिंपली ओल्ड वर्जन नहीं समझना चाहिए। ग्रामर, वोकैब और प्रोनाउंसिएशन में तीनों ही लेवल्स पर ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में कंसिडरेबल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब क्रिश्चियनिटी की तरफ आते हैं। तो एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। वहीं 597 एडी में ऑगस्टीन्स मिशन टू कैंट, ये भी एक मेजर माइलस्टोन था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्रिश्चियनिटी ब्रिटेन में ऑगस्टीन से पहले भी प्रेजेंट थी। ऑगस्टीन्स मिशन स्पेसिफिकली एंग्लो सैक्सन किंगडम्स के क्रिश्चियनाइजेशन में इम्पोर्टेंट था। और अब टाइमलाइन का लास्ट मेजर पॉइंट है 1066 नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। इसी इवेंट के बाद एंग्लो सैक्सन्स पॉलिटिकल ऑर्डर में मेजर चेंज आया और इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर नॉर्मन फ्रेंच का भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ा। सो टाइमलाइन को एक बार रिवाइज करते हैं। 450 में अप्रोक्स 450 ओल्ड इंग्लिश पीरियड कन्वेंशनली बिगिंस, 597 ऑगस्टीन मिशन टू कैंट, 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये 3 डेट्स आपको डेफिनेटली रिमेंबर करनी है। अब चलते हैं आगे। अब ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पोइट्री पर आते हैं। एंग्लो सैक्सन पोइट्री को समझने के लिए स्लाइड पर दिए गए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 बाय 1 समझेंगे। तो पहले है ओरल ट्रेडिशन। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ओरल परफॉर्मेंसेस के साथ था। इस कंटेक्स्ट में इम्पोर्टेंट टर्म है स्कोप। ये स्कोप जो है वो पोइट और परफॉर्मर होते थे जो ओरल परफॉर्मेंस ऑफ पोइट्री पर्टिकुलरली इन्हें लॉर्ड्स हॉल और कोर्ट में जो ऑर्गेनाइज होती थी उनको परफॉर्म करते थे। ठीक है, इसलिए ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को समझते वक्त ओरल ट्रेडिशन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। Old English poetry was rooted in an oral tradition and scopes were associated with its performance. अब है alliterative verse. Alliterative verse क्या है? Old English poetry का major formal feature alliteration है। Simple language में stressed words के beginning sounds का repetition। Modern English poetry में rhyme बहुत important है, common है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स की स्ट्रक्चर में स्ट्रेस एंड एलिट्रेशन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट थी। सो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री एलिट्रेशन को बहुत महत्व देती है। नेक्स्ट इज कैनिंग। कैनिंग जो है ये एक मेटाफोरिकल कंपाउंड एक्सप्रेशन होता है जो किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट को इनडायरेक्टली डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल वेल रोड, यहाँ पर सी को डायरेक्टली सी ना कहकर वेल रोड कहा गया है। वेल रोड का मतलब ये तो होगा नहीं कि कोई वेल है उसके लिए रोड बना दिया है, तो ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह है स्काई कैंडल यानी सन, सूर्य की जो कैंडल है वो सन है। सो मेटाफोरिकल कंपाउंड एक्सप्रेशन को ही कैनिंग कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में अब हम करेंगे हीरोइक एंड एलिजिक एलिमेंट्स। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में हीरोइक और एलिजिक एलिमेंट्स दोनों मिलते हैं।
हीरोइक पोइट्री में करेज, लॉयल्टी, वॉरियर कल्चर, लॉर्ड रिटेनर रिलेशनशिप्स जैसे आइडियाज इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं जो एलिजिक पोइट्री है उसमें लॉस, एग्जाइल, लोनलीनेस, ट्रांजिएंस एंड मोर्टेलिटी जैसे थीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी ट्रेडिशन में हम द वेंडरर और द सी फेरर जैसे पोएम्स को स्टडी करते हैं। एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं स्लाइड का। जो ओरल ट्रेडिशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? स्कोप कौन होते हैं? परफॉर्मर जो परफॉर्म करते हैं इन ओरल ट्रेडिशंस को, इनकी पोइट्रीज को, ठीक है। तो सेकंड है वर्स क्या है? एलिट्रेशन। मेटाफोरिकल कंपाउंड क्या है? कैनिंग में मेटाफोरिकल कंपाउंड यूज होते हैं। थीम्स हैं हीरोइक और एलिजिक। Now we come to the most famous surviving poem of Old English literature, Beowulf. Beowulf is extremely important for both literary study and competitive exams. First fact is, Beowulf contains 3,182 lines. It is the longest surviving Old English poem. Second, its author is anonymous. Third, the surviving medieval manuscript containing Beowulf is the novel Codex. So remember, Beowulf contains 3,182 lines and its author is anonymous. ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये जो पोएम है नोवेल कोडेक्स में। अब इसकी स्टोरी की तरफ आते हैं। द पोएम इज मेनली सेट इन स्कैंडिनेविया। सो Beowulf is a hero of the Geats and he comes to have the Danish king Hrothgar. Hrothgar's great hall is called Hjorot. यहाँ ग्रेंडल अटैक करता है। Beowulf ग्रेंडल को डिफीट करता है। उसके बाद ग्रेंडल्स मदर रिवेंज लेती है और Beowulf उससे भी फाइट करता है। लेटर इन लाइफ Beowulf हिमसेल्फ बिकम्स अ किंग। आगे चल के वो खुद एक राजा बनता है। ओल्ड एज में ही फाइट्स विद अ ड्रैगन को डिफीट करने के बाद Beowulf फैटली वाउंडेड हो जाता है और अंत में वो मर जाता है। सो स्टोरी को एक सिंपल चेन में याद रखो। ग्रेंडल्स मदर जो है वो रिवेंज लेती है, उसके बाद जो ड्रैगन के साथ फाइट में ये मर जाता है। Beowulf के अलावा ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कई इंपॉर्टेंट पोएम सर्वाइव हुई हैं। तो यहाँ पर हम 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स को स्टडी करेंगे। द वेंडरर, द सी फेरर, डियोर एंड द बैटल ऑफ मेल्डन। अब इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज द वेंडरर इज एन इम्पोर्टेंट एलिजिक पोएम। इसमें एक एग्जाइल अपने लॉर्ड और कंपेनियंस के लॉस को रिमेंबर करता है, इसलिए पोएम के सेंट्रल आइडियाज हैं एक्साइल, लॉस, लोनलीनेस एंड रिफ्लेक्शन। सो द वेंडरर एक्साइल एंड लॉस को फेस करता है। द सी फेरर में क्या है? एज द टाइटल सजेस्ट, सी लाइफ इज सेंट्रल टू द पोएम। जो सी लाइफ है वो सेंट्रल आइडिया है पोएम का। इट प्रेजेंट्स हार्डशिप, आइसोलेशन, एक्साइल एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। सो द सी फेरर रिप्रेजेंट्स सी, हार्डशिप्स एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस। नेक्स्ट इज डियोर। इस पोएम का स्पीकर डियोर अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड लॉस ऑफ पोजीशन के बारे में बताता है। पोएम का फेमस रिक्योरिंग आइडिया है कि सफरिंग परमानेंट नहीं होती। सिंपल मीनिंग में प्रेजेंट सफरिंग विल इवेंचुअली पास। द बैटल ऑफ मेल्डन, जो फोर्थ है बैटल ऑफ मेल्डन है, ये 991 AD की बैटल ऑफ मेल्डन पर बेस्ड है। हीरोइक पोएम है। इट डील्स विद conflict between the English and Viking forces and emphasizes heroic courage and loyalty. अब इन 4 पोएम्स को, इन 4 वर्क्स को अच्छे से याद करना। जो वेंडरर है वो एग्जाइल है, सी फेरर है जो वो सी की लाइफ को शो करता है, डियोर है जो उसमें लॉस के बारे में बात की गई है, एंड जो मेल्डन है उसमें 991 AD की सिचुएशंस दिखाई गई हैं। Now, one of the most important factual areas, Old English manuscripts. 4 major manuscripts are particularly important for the surviving of Old English poetic tradition. यहाँ पर हैं Junius manuscript, Exeter book, Versailles book and Novel Codex. Let's understand their individual importance. Junius manuscript क्या दिखाती है? It was formerly known as the Cadman manuscript. It contains 4 major Old English poems largely dealing with biblical subjects. But remember one thing, Cadman manuscripts does not mean Cadman personally wrote the manuscript. The name is historical. It does not establish Cadman as the manuscript scribe or author. Second is the Exeter book. It is the largest surviving collection of Old English poetry.
It contains different type of poems including elegies, riddles and religious poetry. Third is the Versailles Book. It is preserved at Versailles in Italy. It contains both Old English prose and poetry. Novel Codex. Fourth is the Novel Codex. Its most famous association is Beowulf. It also contains Judith among its texts. These four manuscripts preserve a large and important body of surviving Old English poetry. Overall, Old English textual tradition में prose material भी important है. Now we came to two important names associated with Old English Christian poetry, Caedmon and Cynewulf. First is Caedmon. Caedmon is traditionally regarded as the earliest English poet known by name. Our main source for his story is Bede. Bede records Caedmon's story in his Ecclesiastical History of the English People. The poem associated with Caedmon is Caedmon's Hymn. It's a short hymn praising God as creator. Most importantly, Caedmon's Hymn is the only surviving poem attributed to Caedmon. Now let us come to Cynewulf. Cynewulf is known for the use of runic signatures in four poems traditionally attributed to him. These four poems are Christ's Second, Elene, Juliana, The Fates of Apostles. So if you get a question asking which group belongs to Cynewulf, remember these four, okay? And now we come to our final slide, Old English Prose. पोइट्री के साथ ओल्ड इंग्लिश पीरियड में प्रोज ट्रेडिशन भी डेवलप हुई. इस सेक्शन में तीन नाम पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं. सो फर्स्ट इज किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, सेकंड द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल एंड द थर्ड इज वनरेबल बेदे. फर्स्ट इज किंग एल्फ्रेड द ग्रेट. King Alfred was the king of Wessex. He successfully defended his kingdom against Viking forces. But Alfred की इम्पोर्टेंस सिर्फ मिलिट्री डिफेंस तक लिमिटेड नहीं थी. He strongly promoted learning and education and supported the translation of important Latin works into Old English. So, Alfred को तीन वर्ड से रिमेंबर करो, डिफेंस, लर्निंग एंड ट्रांसलेशन. Alfred successfully defended Wessex and played a major role in the survival and consolidation of Anglo-Saxon rule. Next is the Anglo-Saxon Chronicle. ये एनल्स का कलेक्शन है, यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स को ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड करने वाली एंट्रीज. इट रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ एंग्लो-सैक्सन इंग्लैंड. इसकी कंपाइलेशन जनरली एल्फ्रेड द ग्रेट के रिजाइन के लेट 9th सेंचुरी इनिशिएटिव से एसोसिएटेड है, लेकिन डिफरेंट वर्जन्स को लेटर स्क्राइब्स ने कंटिन्यू किया. सो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल हिस्टोरिकल एनाल्स को रिप्रेजेंट करता है. और ये भी याद रखो, एल्फ्रेड पर्सनली रोट द एंटायर क्रॉनिकल. ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने पर्सनली ये सब नहीं लिखा था. थर्ड इज वेनरेबल बेदे. बेदे रोट हिस्टोरिया एक्सेलसिएस्टिका जेंटिस एंग्लोरम, commonly known as Ecclesiastical History of the English People. This work was completed in 731 AD and was written in Latin. Bede is often called the father of English history. और हमारे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के कंटेक्स्ट में बेदे की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है, बिकॉज ही रिकॉर्ड्स द स्टोरी ऑफ कैडमैन. सो एवरीवन, आज हमने इस लेक्चर में ओल्ड इंग्लिश पीरियड का कंप्लीट फ्रेमवर्क समझा है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बिल्ड ऑन दिस क्रोनोलॉजी एंड मूव फॉरवर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ English literature.